कहानी खून और मृत सैनिकों से भरे युद्ध के मैदान पर गिरने वाली बारिश की बूंदों से शुरू होती है। मरे हुए इंसानों के ढेर में एक ऐसा भी था जो अभी भी खड़ा था। भले ही वह बुरी तरह से घायल हो गया था और उसके चेहरे से खून टपक रहा था, फिर भी वह मृतकों के ढेर में से एकमात्र जीवित व्यक्ति था जो उसे सबसे मजबूत बनाता था। हालांकि मनुष्य युद्ध के मैदान में मौजूद एकमात्र प्राणी नहीं थे, वहाँ एक और प्राणी था, एक प्रकार का दैत्य जिसे अहयुते कहा जाता था। प्राणी फर्श पर पड़ा हुआ था और हमारा एमसी क्या वहाँ उसके ऊपर खड़ा था। विशाल का कहना है कि वह अपना कर्तव्य पूरा करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से विफल रहा। इतने ताकतवर इंसान से सामना होने पर यह विशालकाय हैरान रह गया। यह उसकी समझ से परे था। इसने हमारे एमसी को पकड़ लिया। आश्चर्य की बात थी क्योंकि उसने सोचा था कि जिस राक्षस से वह लड़ रहा था वह पहले ही मर चुका था। यार, तुम्हें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। वह विशाल से सवाल करता है, उससे पूछता है कि वह अभी भी जीवित कैसे हैं। अहयुते एकमात्र ऐसा राक्षस नहीं था जो दुनिया को पूरी तरह से नष्ट करने आया था। उनके साथ दो अन्य दिग्गज भी आए थे। अहयुते तीनों में से आखिरी बचा था और विनाश और हिंसा के लिए उनका लक्ष्य अभी भी अज्ञात था। साम्राज्य की आधी भूमि मृत लोगों से भर गई थी और सचमुच कब्रिस्तान बन गई थी। दिग्गज केवल 20 दिनों में इतना नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे। आश्चर्य की बात है कि हमारे एमसी इतने खतरनाक प्राणी के ऊपर खड़ा था बिना यह सुनिश्चित किए कि वह वास्तव में मर चुका है या नहीं। उसने दैत्य से पूछा, यह अब तक जीवित क्यों है? विशाल ने उत्तर दिया कि उसके पास अधिक समय नहीं बचा है और वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। इसने एमसी खुशी है कि जिसने इतना नुकसान पहुंचाया वह आखिरकार इस ग्रह से नष्ट होने जा रहा है। जहां तक अन्य दो दिग्गजों की बात है जो अहयुते के साथ आए थे, इस ग्रह से नष्ट होने जा रहा है। जहां तक अन्य दो दिग्गजों का सवाल है जो अहयुते के साथ आए थे, उनमें से एक को लाल अजगर का सामना करने के बाद जला दिया गया था और दूसरे विशालकाय को लोरहॉर्न नामक एक जादूगर ने हमेशा के लिए सील कर दिया था। जैसा कि हमारे एमसी दैत्य को अपने दोस्तों के भाग्य के बारे में बता रहा था, दैत्य इन बयानों से बिल्कुल भी चकित नहीं हुआ क्योंकि वह हमारे एमसी को आधा सच बता सकता था। कह रहा था, ऐसा लग रहा था मानो विशाल वहां लेटा हुआ एमसी की बातें सुन रहा हो। डींगे हाँकना, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह बकवास से भरा हुआ है। विशाल ने उसे बताया कि वे तीनों एक दूसरे के साथ इंद्रियां साझा करते हैं और वह पहले से ही जानता था कि उनके साथ क्या हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी दिग्गज इतना कमजोर नहीं था और जिन्होंने उनसे लड़ाई की वे भी दिग्गजों के साथ इस प्रक्रिया में मारे गए। इन सभी घटनाओं से विशाल यह निष्कर्ष निकालने में सक्षम था कि हमारे एमसी जैसे शक्तिशाली योद्धा अब मौजूद नहीं हैं। हमारे एमसी उसकी बात काटते हुए पूछते हैं कि वह इतने सारे झूठे बयान कैसे दे रहा है जबकि एक शक्तिशाली योद्धा उसके ठीक सामने खड़ा है और उसकी मृत्यु से बहुत दूर है। हालांकि वह विशालकाय कोई साधारण मूक प्राणी नहीं था। वह एक सेकंड में एमसी के झांसे को पकड़ने में सक्षम था और उससे कहा कि वह जानता था कि उसका अंत जल्द ही आ जाएगा क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह इसे रोकने में सक्षम हो। इसके अलावा दिग्गज ने कहा कि यह राहत की बात है कि हमारा एमसी उन्हें अपने जीवन में बहुत देर से अपनी शक्तियों का एहसास हुआ था। यदि उसे अपनी शक्तियों के बारे में पहले ही पता चल जाता और अधिक ज्ञान और नियंत्रण हासिल करने के लिए अधिक ध्यान केंद्रित और प्रशिक्षित किया जाता,
तो वह इन दिग्गजों के रास्ते में एक बड़ी बाधा बन सकता था। यहाँ तक कि जब यह अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, तब भी विशाल हमारे एमसी के घावों पर नमक छिड़क रहा है। उस समय हमारे एमसी इस विशाल की बकवास खत्म हो गई थी और उसे बताया कि वह अपने द्वारा बिताई गई जिंदगी के बारे में जानता था और उसे इस पर बहुत गर्व नहीं था। उसे बार बार याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं थी। विशाल ने बात करना बंद नहीं किया और एमसी को बताया कि उसे अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि वह इतना मजबूत है और मृत लोगों के ढेर के बीच एकमात्र जीवित है। लेकिन यह सब कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि भूमि गायब हो गई थी और तारों की रोशनी में दफन हो गई थी। विशाल अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि हमारा एमसी वाक्य के बीच में ही उसका सिर काट दिया, जिससे उसकी हमेशा के लिए मौत हो गई। कम से कम उस मरते हुए राक्षस को उसकी सजा पूरी करने दो। विशाल को मारने के बाद हमारा एमसी वह वहीं खड़ा अपने अन्य साथियों और दोस्तों के साथ अपनी पिछली सारी यादों के बारे में सोच रहा था। वह जिस मित्र के बारे में विशेष रूप से सोच रहा था, वह उसके सामने मृत पड़ा था। उसने अपने मृत मित्र के सामने घुटने टेक दिए, उनका सम्मान करते हुए, और उनसे कहा कि उन्हें ऐसे राक्षस से लड़ने के बजाय भाग जाना चाहिए था और अपनी जान बचानी चाहिए थी। जब वह अभी भी इस तथ्य पर विचार कर रहा था कि जब साम्राज्य के सभी सबसे मजबूत तलवारबाज विफल हो गए, तो वह राक्षस को मारने में सक्षम क्यों था, उसने एक धीमी आवाज सुनी जो मदद के लिए पुकार रही थी। उसने तुरंत आवाज पहचान ली और उसकी ओर दौड़ पड़ा। यह जनरल आदेशन की आवाज थी। उसने अपना एक हाथ खो दिया था, लेकिन सौभाग्य से वह अभी भी जीवित थी।